नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने वाइगोत्स्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं रॉबर्ट गेने का सोपानिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सोपानिक अधिगम का सिद्धांत है वो रॉबर्ट गेने ने 1970 ईस्वी में प्रतिपादित किया। पीछे वाले जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी उस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के अंतर्गत एक सीधा प्रश्न पूछा गया था कि सोपानिक अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना गया। वहां पर जो ये गेने शब्द है इसको अंग्रेजी में गेन ने इस आधार पर लिखते हैं और वो थोड़ा परिवर्तन होके आ गया था गेन ने। ठीक है, तो ये गेने को अंग्रेजी में जो लिखा था वो ट्रांसलेट होके फिर उसका हिंदी बना, तो गेने की जगह क्या हो गया, गेने ने हो गया। ठीक है, ऐसे रॉबर्ट गेने ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया। इनकी पुस्तक का नाम कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इस पुस्तक का प्रकाशन किया और प्रकाशन करने के बाद में इस पुस्तक के अंतर्गत अपना जो सोपानिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ऐसे सोपानिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऐसे सिद्धांत की मान्यता, ठीक है, मान्यताओं में सबसे पहली मान्यता की बात करें तो रॉबर्ट गेने का मानना है कि सीखना, क्या करना, सीखना यानी अधिगम करना। सीखना एक व्यक्ति के स्वभाव एवं योग्यता में परिवर्तन है। योग्यता में परिवर्तन है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में, एक व्यक्ति के, किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन एवं कार्य करने की योग्यता में वृद्धि को, कार्य करने की योग्यता में वृद्धि को सीखना कहा है। ठीक है, सोपानिक अधिगम के सिद्धांत की पहली मान्यता है कि रॉबर्ट गेने का मानना है कि सीखना क्या है कि एक व्यक्ति अपने स्वभाव में, अर्थात अपनी जो योग्यता होती है, स्वभाव और योग्यता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर लेता है तो उसे सीखना कहते हैं। अर्थात किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात कार्य करने की जो योग्यता है, व्यक्ति वर्तमान में कोई कार्य करता है और उस कार्य के साथ में वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति करता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करके उस कार्य की योग्यता में वृद्धि कर लेता है। 2 बार लिखा गया, योग्यता में वृद्धि, कार्य करने की योग्यता में वृद्धि कर लेता है। इस वृद्धि को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बालक है, वो इस बार 10वीं क्लास में, ठीक है, 10वीं क्लास को पास करने के बाद में यदि उसने 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया और 10th क्लास में उसका रिजल्ट वो एकदम उत्तीर्ण है, वो पास हो गए, इसका मतलब उसके व्यवहार में, अर्थात उसके स्वभाव में या फिर उसकी योग्यता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। या फिर कार्य करने की योग्यता में, यानी कि कोई रिटे की एग्जाम पास करके और 3rd ग्रेड में प्रवेश लेता है और 3rd ग्रेड का टीचर बनने के बाद में अपने कार्य करने की योग्यता में विकास करता है, वृद्धि करता है, और यदि वो 2nd ग्रेड का टीचर बन जाता है, इसका मतलब उस व्यक्ति की कार्य करने की योग्यता में क्या है, परिवर्तन आए। इसके अलावा जैसे एक लेबर यानी एक मजदूर है,
और ये लेबर का कार्य करता है, लेकिन ये लेबर अपने कार्य में वृद्धि करता है, कार्य की योग्यता में, और वृद्धि करके यदि कारीगर बन जाता है तो इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के व्यवहार और इसके स्वभाव या फिर इसकी योग्यता में क्या आया है, परिवर्तन आया है। तो रॉबर्ट गेने का मानना है कि एक व्यक्ति के स्वभाव एवं योग्यता में परिवर्तन उसको सीखना कहते हैं, या फिर किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन एवं कार्य करने की योग्यता में यदि कोई वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में रॉबर्ट गेने का मानना है कि सीखना अर्जित मनोवृत्ति है। सीखना क्या है, अर्जित मनोवृत्ति है। अर्जित का मतलब व्यक्ति जब सीखता है, अधिगम करता है तो वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करता है, और वातावरण के साथ में अंतः क्रिया करके वातावरण से कुछ बातें सीखता है, और सीख कर अपना जो स्वभाव है, अपना जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन करता है। तो सीखना अर्जित मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति को हमने पहले बात करी थी कि मनोवृत्ति को अभिवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है। मन यानी मन का, वृत्ति यानी स्वभाव, इसको अभिवृत्ति कहते हैं। एक शब्द में इसको एटीट्यूड कहते हैं। एक शब्द में क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। और ये एटीट्यूड शब्द ये लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के, ये लैटिन भाषा के एबटस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नजरिया या फिर दृष्टिकोण। पीछे के वीडियो में हमने इसके बारे में बात भी करी है। तो सीखना एक व्यक्ति की अर्जित मनोवृत्ति है, यानी ये ग्रहण किया हुआ स्वभाव है। वातावरण से बालक क्या करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है। अर्थात जो व्यक्ति शारीरिक, एक व्यक्ति की जो शारीरिक वृद्धि और शारीरिक वृद्धि के साथ में यदि उसकी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, ऐसे शारीरिक और परिपक्वता को रॉबर्ट गेने ने सीखना नहीं कहा। अर्थात सीखना अर्जित मनोवृत्ति है कि जैसे शैशवावस्था के बाद में बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, फिर किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद में उसके शरीर का अचानक से विकास होता है, और ऐसे करते करते वो टीन एज यानी किशोरावस्था की जो अंतिम अवस्था है, उत्तर किशोरावस्था में पहुंच जाता है, और उत्तर किशोरावस्था में बालक पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। तो परिपक्व होता है यानी प्रौढ़ावस्था जब शुरू होती है और किशोरावस्था का प्रारंभ होता है, उस समय व्यक्ति की जो बुद्धि वगैरह होती है, उसकी शारीरिक स्थिति होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, उस सब में क्या आ जाता है, एकदम से परिपक्वता आ जाती है। तो रॉबर्ट गेने ने शारीरिक वृद्धि और परिपक्वता को सीखना नहीं कहा है, बल्कि सीखने को क्या माना है कि सीखना एक व्यक्ति के स्वभाव एवं योग्यता के अंतर्गत क्या होता है, परिवर्तन होता है। या फिर सीखना क्या है, अर्जित मनोवृत्ति है, यानी एक व्यक्ति के मन का स्वभाव है, इस मन के स्वभाव के माध्यम से व्यक्ति नए ज्ञान को प्राप्त करता है, तो वो वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करता है। ठीक है। इसके बाद में रॉबर्ट गेने ने जो योग्यता का विकास है, ठीक है, वह सीखने की योग्यता को, स्वभाव एवं योग्यता में वृद्धि को सीखना का है। तो इस योग्यता के विकास को, किसके विकास को, योग्यता के विकास को, रॉबर्ट गेने ने इस योग्यता के विकास को 5 भागों में विभाजित किया है, यानी कि ये 5 भाग या फिर ये इसके 5 घटक या तत्व है। ठीक है। सीखने की जो योग्यता है, इस योग्यता के विकास को 5 घटकों में विभाजित किए, जिसमें पहला है शाब्दिक सूचना का विकास। पहला है शाब्दिक सूचना का विकास। दूसरा है बौद्धिक दक्षता या क्षमता का विकास। बौद्धिक दक्षता या क्षमता का विकास। तीसरा है संज्ञानात्मक रणनीतियों का विकास। संज्ञानात्मक रणनीतियों का विकास। चौथा है क्रियात्मक क्षमता या दक्षता का विकास। क्रियात्मक क्षमता या दक्षता का विकास। और 5वां है अभिवृत्ति
जिसको मनोवर्ती कहते हैं, अभिवर्ती का विकास। ठीक है। वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, वर्बल इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस स्किल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक रणनीतियों का विकास, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज डेवलपमेंट, क्रियात्मक क्षमताओं का विकास, मोटर स्किल डेवलपमेंट, और अभिवर्ती का विकास यानी एटीट्यूड डेवलपमेंट, एटीट्यूड डेवलपमेंट। एक व्यक्ति की जो योग्यता के विकास को 5 घटकों में विभाजित किया रॉबर्ट गेने ने, जिसमें पहला है शाब्दिक सूचना का विकास। अर्थात एक व्यक्ति अपनी योग्यता में विकास करता है, अर्थात वृद्धि करता है। वृद्धि करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले क्या होती है, सूचनाएं प्राप्त होती है। वो सूचनाएं या तो व्यक्ति सुनकर या फिर देखकर, ठीक है, या तो सुनकर या फिर देखकर, यानी कोई भी सूचना प्राप्त होती है उस सूचना को देखकर या फिर सुनकर उसका ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात शाब्दिक सूचना के अंतर्गत व्यक्ति क्या आता है, जो अन्य व्यक्ति होते हैं, अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंध में आता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करता है और दूसरे व्यक्तियों से अनेक प्रकार की जो बातें होती है उन बातों को या तो वो सुनकर सीखता है या फिर देखकर सीखता है, और देखकर सीख कर अपनी जो योग्यता के विकास की जो पहले सीढ़ी है उसको प्राप्त कर लेता है। जब बालक देख कर या फिर सुनकर सीखता है तो उसकी बुद्धि की क्षमता या जो बौद्धिक दक्षता, उसकी बुद्धि का पूरी तरह से विकास हो जाता है। और बुद्धि का विकास होने के बाद में जो ज्ञान की संरचना होती है, बालक की जो ज्ञान की संरचना होती है वो ज्ञान की संरचना का पूरी तरह से विकास हो जाता है। और ज्ञान की संरचना के माध्यम से व्यक्ति अब किसी भी विषय वस्तु के बीच में तर्क वितरक, चिंतन मनन, तर्क वितरक, चिंतन मनन, कल्पनाएं करने लग जाता है और कल्पनाओं के माध्यम से अर्थात अपने संज्ञान के माध्यम से उस विषय वस्तु के बारे में या फिर नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनाता है। और रणनीतियां बनाकर तर्क वितरक करके, चिंतन मनन करके, कल्पनाएं करके स्वयं ही क्या करने लग जाता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने लग जाता है। जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति करने लग जाता है अर्थात जो तर्क शक्ति, वितरक शक्ति, ये कल्पनाएं विकसित होती हैं, उस विषय वस्तु के प्रति बालक क्या करने जाता है, अनेक प्रकार की अनुक्रिया करने लग जाता है। और अनेक प्रकार की अनुक्रिया करने के बाद में अंत में व्यक्ति की जो अभिवर्ती है, मनोवर्ती है, उस मनोवर्ती का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। अर्थात बालक की जो योग्यता होती है उस योग्यता का विकास हो जाता है। इस योग्यता के विकास के लिए सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, सुनकर या देखकर सीखता है। सुनकर और देखकर सीखता है तो व्यक्ति की बुद्धि का विकास हो जाता है, और बुद्धि का विकास हो जाता है तो वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, यानी संज्ञान, ज्ञान की संरचना का भी पूरा विकास कर लेता है। अर्थात उस व्यक्ति के अंतर्गत तर्क वितरक, चिंतन मनन और कल्पना करने की शक्ति का विकास हो जाता है। और इसका विकास होने के बाद में बालक उस विषय वस्तु के प्रति अनेक प्रकार की अनुक्रिया करता है, और अनेक प्रकार की अनुक्रिया करने के बाद में अपने जो अभिवर्ती है, मनोवर्ती है, अपना जो नजरिया अर्थात दृष्टिकोण है, अर्थात अपनी जो योग्यता होती है उस योग्यता का विकास कर लेता है। इसके बाद में रॉबर्ट गेने का मानना है कि सीखना या अधिगम, सीखना या जो अधिगम, सीखना या जो अधिगम होता है, अधिगम का प्रभाव संचयी होता है। सीखना या फिर अधिगम प्रभाव होता है वो संचय होता है। संचय मतलब पूर्व ज्ञान का पूरी तरह से संगठन होता है कि बालक जो सीखता है, बड़ा होता है, वो सीखता जाता है और सीख कर क्या कर लेता है, ज्ञान का संगठन कर लेता है, अर्थात ज्ञान का संचार कर लेना। और वो ज्ञान का संचार, ये उस संचार का जो प्रभाव है वो किस में हमें दिखाई देता है, इस अधिगम में दिखाई देता है। अर्थात सीखना अर्थात अधिगम है वो प्रभाव संचयी होता है, और ये जो प्रभाव संचयी होता है अर्थात जो अधिगम की प्रक्रिया होती है
ये अधिगम की जो प्रक्रिया होती है ये हर स्तर पर ये सरल से कठिन की ओर चलती है। कैसे चलती है? ये हर स्तर पर सरल से कठिन की ओर चलती है। अर्थात रॉबर्ट गेने ने इस प्रभाव और प्रभाव के साथ में जो एक कठिनाई स्तर है, कौन सा स्तर? प्रभाव एवं जो कठिनाई स्तर है, प्रभाव एवं जो कठिनाई स्तर है, इस कठिनाई स्तर को सोपानों के माध्यम से व्यक्त किया। किसके माध्यम से व्यक्त किया? सोपानों के माध्यम से व्यक्त किया। और सोपानों के माध्यम से व्यक्त करने के बाद में अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? सोपानिक अधिगम का सिद्धांत नाम दिया। और साथ ही सीखने के कुल कितने सोपान? 8 सोपान बताए। एक बार फिर बात करते हैं। रॉबर्ट गेने का मानना है कि सीखना अर्थात जो अधिगम होता है वो प्रभाव संचय होता है, अर्थात अधिगम का प्रभाव होता है वो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का संगठन होता है। और व्यक्ति जब अधिगम करता है तो हर स्तर पर किस आधार पर सीखता है? जो सरल विषय वस्तु होती है उसको सबसे पहले सीखता है और जो कठिन विषय वस्तु होती है उसको बाद में सीखता है। अर्थात अधिगम करने की जो प्रक्रिया है वो हर स्तर पर सरल से कठिन की ओर चलती है। ठीक है। इस प्रभाव और जो कठिनाई स्तर है, इस प्रभाव और कठिनाई स्तर को प्राप्त करने के लिए या फिर इसको व्यक्त करने के लिए सोपानों का सहारा लिया। अर्थात प्रभाव एवं कठिनाई स्तर को सोपानों के माध्यम से व्यक्त किया। और सीखने के कुल कितने सोपान बताएं? 8 सोपान बताए। और अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? सोपानिक अधिगम का सिद्धांत नाम दिया। जो रॉबर्ट गेने ने सोपान बताए, उन सोपानों की बात करें तो एग्जाम्स में जैसे रिट की एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है और सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, सीटेट है, उन सारे एग्जाम्स की बात करें तो हर एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा गया कि अधिगम के अंतर्गत रॉबर्ट गेने के द्वारा बताया गया कौन सा सोपान है या फिर कौन सा सोपान नहीं है। ठीक है। तो कुल कितने सोपान बताए? 8 सोपान। सीखने के कुल 8 सोपान बताए। 8 सोपान को हम एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं। सीखने के 8 सोपान। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। सीखने के 8 सोपान बताए, जिसमें पहला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम, सिग्नल लर्निंग, सिग्नल लर्निंग। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुल्स रेस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुल्स रेस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग, चेन लर्निंग। चौथा है शाब्दिक साचर्य अधिगम, शाब्दिक साचर्य अधिगम, लर्निंग बाय वर्बल एसोसिएशन, लर्निंग बाय वर्बल एसोसिएशन। पांचवा है विभेदात्मक, विभेदात्मक अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। छठवां है संवर्धय अधिगम, संवर्धय अधिगम, कंसेप्ट लर्निंग,
सातवां है नियम या सिद्धांत अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम, रूल लर्निंग। और आठवां है समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। रॉबर्ट गेले ने सीखने को सोपानों के माध्यम से व्यक्त किया और अपने सिद्धांत के अंतर्गत कुल 8 सोपान बताए। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचार्य अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम और सबसे अंत में समस्या समाधान अधिगम। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम लगी थी, उसमें ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया था कि सारे सोपान देके उनमें से ये पूछ लिया था कि 4 विकल्प दिए, 4 सोपान देके उनमें से एक ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया था कि रॉबर्ट गेने के अनुसार उसके सोपान का जो अंतिम सोपान है वो कौन सा है। तो अंतिम सोपान है समस्या समाधान। ठीक है, सबसे पहला संकेत अधिगम, अर्थात रॉबर्ट गेने का मानना है, किसका मानना है, रॉबर्ट गेने का मानना है यदि बालक सर्वप्रथम किसी भी विषय वस्तु को इन संकेतों के माध्यम से देखता है और समझता है। ठीक है, सबसे पहले विषय वस्तु को कैसे देखता है, वो संकेत के माध्यम से देखता है, अर्थात समझता है और संकेत के माध्यम से देखने के बाद में क्या करता है, उस विषय वस्तु का वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है। ठीक है, उस विषय वस्तु का वास्तविक अर्थ ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करके उस विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि बाइक पर या फिर गाड़ी लेकर जाता है और सामने वो रेड लाइट देखता है, तो अर्थात चौराहे पर किसी रेड लाइट को देखकर रुक जाना। क्यों रुक जाना है कि बालक ने क्या किया है, सबसे पहले उस विषय वस्तु को कैसे सीखा है, संकेतों के माध्यम से सीखा है। यदि कि चौराहे पर लाल रंग की बत्ती यदि जली हुई रहती है तो उस समय वो संकेत देती है, किसका, रुकने का संकेत देती है। तो बालक सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु को संकेतों के माध्यम से देखता है, संकेत को देखता है और देखने के बाद में उसको समझता है और फिर उसके वास्तविक अर्थ को कि ये रेड बत्ती जब जलती है तो इसका अर्थ क्या होता है, रुक जाना। ठीक है, तो उसके वास्तविक अर्थ को समझता है और समझने के बाद में अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करके संकेत के माध्यम से अधिगम कर लेता है। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम अंतर्गत इस रॉबर्ट गेने का मानना है कि ये उद्दीपक वही तत्व होता है जो व्यक्ति को सीखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। कि उद्दीपक कौन सा तत्व होता है जो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात उद्दीपक प्रेरणा प्रदान करता है। अर्थात उद्दीपक दिखाकर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनुक्रिया करवाई जा सकती है। अर्थात जब व्यक्ति को संकेत मिल जाता है, संकेत मिलने के बाद में अर्थात उद्दीपक मिल जाता है, व्यक्ति इस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। यदि संकेत अधिगम की बात करें तो संकेत अधिगम है ये जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, उससे संबंधित है। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है जो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है ये थॉर्नडाइक के जो प्रयत्न बोल का सिद्धांत है या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है उससे संबंधित है। तो एक बार फिर से बात करते हैं। पहला संकेत अधिगम, तो रॉबर्ट गेने का मानना है कि बालक सर्वप्रथम किसी भी विषय वस्तु को संकेतों के माध्यम से देखता है और समझता है, समझने के बाद में उसका वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है और उसके प्रति अनुक्रिया करता है। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है, तो रॉबर्ट गेने का मानना है कि उद्दीपक वही तत्व होता है जो व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। तीसरा श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत इस रॉबर्ट गेने का मानना है कि श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं करता है, कौन सी अनुक्रिया, शारीरिक जो क्रियाएं करता है, इन शारीरिक क्रियाओं का एक निश्चित क्रम होता है। शारीरिक क्रियाओं का क्या होता है, इनका एक निश्चित क्रम होता है और इस निश्चित क्रम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संकेत और जो उद्दीपक अनुक्रिया है इन दोनों के साथ में अर्थात पूर्व ज्ञान के साथ में क्या बनानी पड़ती है, श्रृंखला बनानी पड़ती है। पूर्व ज्ञान के साथ में श्रृंखला बनाकर व्यक्ति किसी नवीन विषय वस्तु को सीखता है। जैसे कि एक कोई बालक होता है और वो बालक जब विद्यालय से वापस घर पर आता है, जो ही अपने घर के अंदर प्रवेश करता है वो जूते को कहीं दूर फेंक देता है, बैग को कहीं दूर फेंक देता है, अपने कपड़ों को उतार कर वो दूर फेंक देता है, अर्थात एक जगह यथावत बिल्कुल भी नहीं रहता।
बार बार ऐसा ही करता है। अंत में उसकी माँ क्या करती है, उस बालक को जब वो विद्यालय से बाहर आता है इस प्रकार की स्थिति को अपनाता है कि जूतों को फेंक देता है, बैग को फेंक देता है, तो उसकी माँ उसको तुरंत घर से बाहर निकाल देती है और जब तक घर के अंदर वापस नहीं आने देती तब तक वो उस विषय वस्तु को समझने की कोशिश नहीं करता है। उसके बाद में उस बच्चे को समझाया जाता है कि आज के बाद में तो इस स्थान पर जूते को लेगा, इस स्थान पर बैग रखेगा और ये जो सामने जो हैंगर लगा हुआ है इसके अंदर तो अपने कपड़े को रखेगा या फिर टांग देगा। उस बालक को एक बार बताया जाता है और बताने के बाद में जब दूसरे दिन बालक वापस विद्यालय से आता है तब क्या करता है, वो एक निश्चित स्थान पर जूते खोलता है, निश्चित स्थान पर अपना बैग रखता है और निश्चित स्थान पर अपने कपड़े को टांग देता है। इस प्रकार एक बार बालक को बताया जाता है और फिर पूर्व ज्ञान का क्या कर लेता है, वो पूर्व ज्ञान के साथ में अर्थात संकेत और उद्दीपक के साथ में श्रृंखला स्थापित कर लेता है और श्रृंखला को स्थापित करके नवीन ज्ञान की प्राप्ति करता है। चौथा है शाब्दिक साचार्य अधिगम, अर्थात बालक जब श्रृंखला कर लेता है तब वो क्या करता है, वो सुनकर, यानी वो जो ज्ञान प्राप्त किया था वो किसे किया था, वो सुनकर, ठीक है, सुनकर या फिर देखकर, सुनकर या फिर देखकर वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो जो भी व्यक्ति उसको बताता है या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है उनके साथ में क्या कर लेता है, साहचर्य स्थापित कर लेता है। अर्थात श्रृंखला बनाने के बाद में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंध स्थापित करता है और अंतर संबंध स्थापित करके वो देखकर या फिर सुनकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। जब बालक देखकर और सुनकर ज्ञान की प्राप्ति करने लग जाता है तब विभेदात्मक अधिगम करता है। विभेद का अर्थ होता है अंतर। विभेदात्मक अधिगम के अंतर्गत भिन्न भिन्न उद्दीपकों के मध्य अंतर करना सिखाया जाता है कि दो उद्दीपक बालक के सामने एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं और दोनों उद्दीपकों के मध्य अंतर करना सिखाया जाता है। अर्थात दो विषय वस्तु बालक के सामने एक साथ प्रस्तुत की जाती है और दोनों विषय वस्तु में अंतर करना सिखाया जाता है और दो विषय वस्तु में बालक अंतर तभी कर पाता है जब वो पूरी तरह से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। यदि बालक परिपक्वता, ज्ञान की स्थिति में परिपक्वता या फिर शाब्दिक साहचर्य अधिगम के अंतर्गत जब तक परिपक्वता नहीं प्राप्त कर लेता तब तक वो दो विषय वस्तु के बीच में अंतर नहीं कर सकता। उसके बाद में संपर्त्य अधिगम, ठीक है। इस संपर्त्य का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, पहचानना एवं समझना। संपर्त्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानना, पहचानना और समझना। जानना, पहचानना और समझना। जब व्यक्ति दो विषय वस्तु के बीच में अंतर करने लग जाता है तब उसके सामने कोई विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, यानी नवीन विषय वस्तु अर्थात नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान या फिर नवीन विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, नवीन ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तब क्या करता है, वो संपर्त्य का निर्माण हो जाता है और संपर्त्य का निर्माण होने के बाद में क्या करता है, वो पूर्व ज्ञान के आधार पर, किसके आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व ज्ञान के आधार पर इस नवीन ज्ञान को समझता है, जानता है, पहचानता है या फिर बालक के सामने कोई नवीन विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है, उस नवीन विषय वस्तु का वो अंतर, नवीन विषय वस्तु का वो ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात संपर्त्य के अंतर्गत रॉबर्ट गेने ने तीन तत्व बताए। कितने तत्व बताए? संपर्त्य के अंतर्गत तीन तत्व बताए। तीन में सबसे पहला है वर्गीकरण, सबसे पहला है वर्गीकरण, दूसरा है पृथक्करण, पृथक्करण और तीसरा है सामान्यीकरण, ठीक है, सामान्यीकरण, ठीक है। संपर्त्य का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, पहचानना अर्थात समझना। कि व्यक्ति दो विषय वस्तु के बीच में अंतर करने लग जाता है तब वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति करता है, अर्थात नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है, तब वो पूर्व ज्ञान का सहारा लेता है और पूर्व ज्ञान के माध्यम से उस नवीन विषय वस्तु को समझता है, पहचानता है, जानता है और उसके नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, ठीक है। रॉबर्ट गेरे ने संपर्त्य अधिगम के तीन तत्व बताए, जिसमें पहला है वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है एक विषय वस्तु को, किसको, एक विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेना। पृथक्करण का अर्थ होता है एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से अलग कर लेना और सामान्यीकरण का अर्थ होता है अनेक प्रकार की जो विषय वस्तु होती है उनके बीच में आपस में संबंध स्थापित कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से बात करते हैं। रॉबर्ट गेले ने संपर्त्य अधिगम के तीन तत्व बताए, ठीक है। तीन तत्व में सबसे पहला वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है बांटना, अर्थात एक विषय वस्तु को अलग अलग भागों में बांट लेना। बांटकर भी व्यक्ति समझ लेता है, पहचान लेता है, जान लेता है।
या फिर बालक के सामने दो विषय वस्तु एक साथ आती है तो एक विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु से अलग करना क्या कहलाता है? कर्ता करना कहलाता है। और एक साथ में अनेक विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है तो अनेक विषय वस्तु का आपस में संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर नियम या सिद्धांत, ये अनेक प्रकार के जैसे वर्गीकरण है, प्रतिकरण है, सामान्यीकरण, ये तीनों प्रकार के या फिर इनसे अधिक प्रकार के संपर्ते मिलकर क्या करते हैं? एक नियम या सिद्धांत की रचना करते हैं। ठीक है, एक से अधिक संपर्ते मिलते हैं और एक से अधिक संपर्ते मिलकर क्या करते हैं? एक सिद्धांत या फिर एक नियम की रचना करते हैं। कैसे करते हैं? कि जैसे बालक एक सिद्धांत या नियम बनाता है कि अनेक विषय वस्तुओं को समझ लेता है कि 6 सोपानों को पार करने के बाद में वो संपर्ते निर्माण जानना, पहचानना, समझने लगता है और फिर अनेक संपर्ते मिलते हैं और ये अनेक संपर्ते मिलकर एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। कि जैसे बालक एक नियम का निर्माण करते हैं कि एक समकोण एक समकोण एक समकोण एक समकोण बराबर 90 डिग्री, दो समकोण बराबर 180 डिग्री, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बराबर 180 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री का जो मान होता है वो दो समकोण के बराबर होता है। इस आधार पर बालक क्या करता है? वो अनेक प्रकार के संपर्कों को मिलाता है और अनेक प्रकार के संपर्कों को मिलाकर किसकी रचना कर लेता है? एक नियम या एक सिद्धांत की रचना कर लेता है। जब व्यक्ति 7 सोपानों को पार कर लेता है तो 7 सोपानों को पार करने के बाद में वो समस्या का समाधान करने लगता है। अर्थात समस्या समाधान के अंतर्गत रॉबर्ट गेने का मानना है कि समस्या समाधान के लिए बालक के अंतर्गत उच्च बुद्धि का होना आवश्यक है। अर्थात यदि बालक प्रतिभाशाली नहीं है, उच्च बुद्धि बालक की जो आईक्यू है वो 140 या उससे अधिक नहीं है तो वो कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो समस्या समाधान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत केवल प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष उपयोगी है, छोटे बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। अर्थात अंत में जाकर बालक एक के बाद में एक सोपान की तरफ बढ़ता है और अंत में जाकर अपने ज्ञान की प्राप्ति करता है। अर्थात वो क्या करता है? सीखता है और अधिगम कर लेता है। तो अधिगम करने के लिए रॉबर्ट गेने के अनुसार एक बालक 8 सोपानों को पार करता है। इसके बाद में रॉबर्ट गेने ने माना है कि जो सीखना होता है, सीखने के अंतर्गत व्यक्ति की जो आंतरिक एवं जो बाह्य दशाएं होती है, आंतरिक एवं जो बाह्य दशाएं होती है, आंतरिक और इन बाह्य दशाओं का योगदान रहता है। कि बालक जब सोपानों के माध्यम से सीखता है तो सीखने में आंतरिक और जो बाह्य दशाएं होती है उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो आंतरिक दशाएं होती है ये व्यक्ति की जन्मजात योग्यता होती है। ये बात है, एक व्यक्ति की ये जन्मजात योग्यता होती है और जो बाह्य दशाएं होती है ये अर्जित योग्यता होती है। ये कैसी योग्यता होती है? ये एक व्यक्ति की अर्जित योग्यता होती है। अर्थात जन्मजात योग्यताओं के अंतर्गत रॉबर्ट गेने ने रुचि, इसके साथ में अभिरुचि और बुद्धि को स्वीकार किया कि रुचि, अभिरुचि और बुद्धि होती है ये व्यक्ति की जन्मजात योग्यता होती है। जो बाह्य योग्यता होती है वो अर्जित योग्यता होती है। इसके अंतर्गत रॉबर्ट गेने ने शिक्षण विधि, शिक्षण उद्देश्य एवं जो शिक्षण सूत्र होते हैं उन शिक्षण सूत्रों को शामिल किया है। ठीक है, तो सीखना आंतरिक और बाह्य जो दशाएं होती है उन बाह्य दशाओं का सीखने में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आंतरिक दशाएं होती है वो जन्मजात योग्यता होती है और बाह्य दशाएं होती है वो अर्जित योग्यता होती है। अर्थात रुचि, अभिरुचि, बुद्धि, शिक्षण विधि, शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण सूत्र होते हैं। इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद में व्यक्ति क्या करता है? अधिगम करता है, अर्थात सीखता है। ठीक है, इसके साथ ही रॉबर्ट गेने ने सीखने की अवस्था का उल्लेख किया है। रॉबर्ट गेने के अनुसार सीखने की अवस्था, रॉबर्ट गेने के अनुसार
सीखने की अवस्थाएं, इवेंट्स ऑफ लर्निंग, इवेंट्स ऑफ लर्निंग, सीखने की अवस्थाएं। रॉबर्ट गेने का मानना है कि जो सीखना होता है ये सीखना सोपानों के माध्यम से होता है। सीखना किसके माध्यम से होता है? सोपानों के माध्यम से होता है। सीखने के 8 सोपान बताए, व्यक्ति 8 सोपानों को पार करने के बाद में सीखता है। सीखना सोपानों के माध्यम से होता है जिसमें व्यक्ति की जो आंतरिक दशा, कौन सी दशा? एक व्यक्ति की आंतरिक दशा और आंतरिक के साथ में जो बाह्य दशा होती है, इन बाह्य दशाओं का पूरा पूरा योगदान रहता है। लेकिन इन आंतरिक और बाह्य दशाओं का योगदान होने के बाद व्यक्ति कुछ अवस्थाओं को पार करता है। क्या करता है? कुछ अवस्थाओं को पार करता है और अवस्थाओं को पार कर लेने के बाद में वो सीखने की शुरुआत करता है। एक बार फिर बात करते हैं। रॉबर्ट गे ने सीखने की अवस्थाएं प्रस्तुत की और कहा कि सीखना तो किसके माध्यम से होता है? सोपानों के माध्यम से होता है। और सीखने में व्यक्ति की जो आंतरिक और बाह्य दशाएं होती है उन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन इन दशाओं के साथ में कुछ अवस्थाएं होती है, वो अवस्थाएं पार कर लेने के बाद में व्यक्ति सीखता है, जिसमें सबसे पहली अवस्था है आग्रहण। सबसे पहली अवस्था है आग्रहण, रिसेप्शन। इसके बाद में दूसरी अवस्था है प्रत्याशा। प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी। और तीसरा है प्रत्यास्मरण, रिकॉल, प्रत्यास्मरण, रिकॉल। चौथा है चयनित प्रत्यक्षीकरण, चयनित प्रत्यक्षीकरण, सेलेक्टिव परसेप्चुअल, PERCEPTUAL, चयनित प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद में अनुक्रिया, रेस्पॉन्डिंग। छठवा है पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट। सातवां है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। और इसके बाद में आठवां है सामान्यीकरण। आठवां क्या है? सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, LIZATION। ठीक है। रॉबर्ट गेने के अनुसार सीखना सोपानों के माध्यम से होता है जिसमें आंतरिक और बाह्य दशाओं का योगदान रहता है। लेकिन जो सीखना होता है इन दशाओं के बावजूद कुछ अवस्थाएं होती है उनको पार करना पड़ता है और पार करने के बाद में व्यक्ति सीखना शुरू करता है। सबसे पहला आग्रहण। आग्रहण का अर्थ होता है प्राप्त करना, अर्थात व्यक्ति जब सीखता है तो सबसे पहले कोई न कोई सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। और सूचना प्राप्त करने के बाद में नवीन ज्ञान की प्रत्याशा रखते हुए, ठीक है, नवीन ज्ञान की, किसकी? नवीन ज्ञान की प्रत्याशा रखते हुए पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करता है। किसका करता है? पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण, पूर्व ज्ञान को याद करता है। कि व्यक्ति को जब सबसे पहले सूचना मिलती है कि एक तो जो रीट की एग्जाम या फिर जो एक फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, रीट और जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, इनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं या फिर इनके संबंध में कोई सूचना है कि कोई रीट की वैकेंसी आने वाली है या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? सूचना प्राप्त करता है। और सूचना प्राप्त करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एग्जाम को या किसी भी जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की वो आशा रखता है, अर्थात प्रत्याशा रखता है। और प्रत्याशा रखते हुए वो ये सोचता है कि पिछली बार मैंने रीट की एग्जाम दी थी उसमें मैं असफल हो गया था या फिर फर्स्ट ग्रेड के में योग्य हूँ या नहीं हूँ। ये जो पूर्व में लिखा हुआ ज्ञान होता है, इस पूर्व में सीखे हुए ज्ञान का वो प्रत्यास्मरण करता है। और प्रत्यास्मरण करने के बाद में क्या करता है? वो दोनों में से किसी एक विषय वस्तु, अर्थात एक जो विज्ञप्ति है, एक जो भर्ती है, उनमें से दोनों में से किसी एक का चयन करता है। और चयन करने के बाद में उस विषय वस्तु के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति, उस उद्देश्य के प्रति वो अनुक्रिया करने लग जाता है। और जब विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है और जो अनुक्रिया व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है,
जिस अनुक्रिया से व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है वो सफलता व्यक्ति को पुनर्बलन प्रदान करती है। और पुनर्बलन मिलने के बाद में व्यक्ति के पास में जो अधिगम सामग्री होती है, क्या होती है, व्यक्ति के पास में अधिगम सामग्री, ये जो अधिगम सामग्री होती है इस अधिगम सामग्री का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने के बाद में सामान्य जीवन में अपना उपयोग करता है और उपयोग करने के बाद में इन सोपानों का सहारा लेता है और अंत में उस लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात समस्या का समाधान कर लेता है। कि व्यक्ति जब सोपानों के माध्यम से सीखता है, आंतरिक बाह्य दशाएं काम करती है, लेकिन ये 8 प्रकार की अवस्थाएं होती है, पार करने के बाद में सीखना होता है। सबसे पहले व्यक्ति आग्रहण का अर्थ होता है सूचना प्राप्त करता है, किसी भी विषय वस्तु या फिर लक्ष्य के प्रति या कोई अन्य कोई लक्ष्य व्यक्ति के सामने उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है, जैसे रीट या फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, ये सूचना प्राप्त होती है। सूचना प्राप्त होते ही व्यक्ति क्या करता है, नवीन उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य अर्थात उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपने जीवन में प्रत्याशा रखते हुए इस नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की वो प्रत्याशा रखता है और इसके लिए वो पूर्व ज्ञान का स्मरण करता है। पूर्व ज्ञान का स्मरण करने के बाद दोनों लक्ष्य में से किसी एक का प्रत्यक्षण करता है, एक का चयन करता है। चयन करने के बाद में उस लक्ष्य के प्रति अनुक्रिया करने लग जाता है और अनुक्रिया से सफलता मिलती है, वो सफलता व्यक्ति को पुनर्बलन देती है। पुनर्बलन व्यक्ति को मिलता है तब उसके पास में जो अधिगम सामग्री है उस अधिगम सामग्री का वो मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के बाद में सामान्य जीवन में उसका प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद में सोपानों के माध्यम से सीखता जाता है और एक एक सोपान को पार करके वो समस्या समाधान कर लेता है, अर्थात अपना जो भी लक्ष्य होता है उस लक्ष्य अर्थात उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का क्या महत्व है, शैक्षिक महत्व है। रॉबर्ट गेने के सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक महत्व है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है, अर्थात जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, ये शिक्षण प्रक्रिया हर स्तर पर सरल से कठिन की ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर चलती है। कि सबसे सिखाने के लिए सरल विषय वस्तु होती है वो सबसे पहले पढ़ाई जाती है और कठिन विषय वस्तु होती है उसको अंत में पढ़ाई जाती है। अर्थात इस सिद्धांत को मानने वाले जो भी शिक्षक होते हैं, इस सिद्धांत को मानने वाले जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षक बालकों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बालकों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उस विषय वस्तु का अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और बालकों की योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनसे अनुक्रिया करवाते हैं। इसके अलावा यह सिद्धांत मानता है कि शिक्षक का दायित्व है, किसका दायित्व है, शिक्षक का दायित्व है कि शिक्षक कक्षा का वातावरण, किसका, शिक्षक कक्षा का जो वातावरण है वो बालकों के सीखने के अनुकूल बनाए। अर्थात बालक जब कक्षा में शिक्षक उपस्थित होता है और कोई भी बालक पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं होता है, उस समय उस शिक्षक का दायित्व है कि सबसे पहले वो मोटिवेट करे बालकों को, मोटिवेट करने के बाद में जो सीखने का वातावरण है वो कक्षा के अंतर्गत उपस्थित करे, अर्थात उत्पन्न करे और फिर बालकों को अच्छी शिक्षा दे। अर्थात रॉबर्ट गेने के सिद्धांत को मानने वाले जो शिक्षक है वो शिक्षक जो अधिगम प्रक्रिया होती है, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो शिक्षण विद्या होती है, शिक्षण विद्या, ठीक है, इन शिक्षण विधियों का वो क्रमानुसार अर्थात सोपानों के माध्यम से, यानी कि जब एक जो अध्यापक होता है और वो यदि कक्षा में एक लेसन को पढ़ाता है तो इस लेसन को वो अलग तरीके से पढ़ाएगा, आगे वाला कोई लेसन पढ़ा रहा है उसको अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करेगा। अर्थात अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत इस सिद्धांत को मानने वाला शिक्षक है वो शिक्षण विधियों का प्रयोग है वो किसके अनुसार करेगा, क्रमानुसार करेगा, अर्थात सोपानों के माध्यम से करेगा। एक बार फिर से बात करते हैं, पहला शैक्षिक महत्व है कि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो सरल से कठिन की ओर चलती है और इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक है वो बालकों की योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और योग्यता के अनुसार उनसे गृह कार्य करवाते हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले शिक्षक कक्षा में सीखने का वातावरण स्वयं ही उत्पन्न करते हैं। अर्थात इस अधिगम सिद्धांत को मानने वाले जो भी शिक्षक है वो अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षण विधि होती है उनका क्रमबद्ध अर्थात सोपानों के माध्यम से क्या करता है, उनका प्रयोग करता है और प्रयोग करके बालकों को सिखा लेता है। धन्यवाद दोस्तों। साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रवर्तक एडवर्ड टोलमैन।
और टॉलमे ने ये सिद्धांत 1932 ईस्वी में दिया था। कब दिया? 1932 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1932 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया। पुस्तक का नाम प्रपोजिसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। प्रपोजिटिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, पशु तथा मानव अर्थात जानवरों तथा मानव का जो उद्देश्यपूर्ण व्यवहार था, इस उद्देश्यपूर्ण व्यवहार से संबंधित 1932 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन किया। और इस पुस्तक के अंतर्गत अपना जो प्रतीक या चिन्ह आधारित अधिगम सिद्धांत है, साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले बात करते हैं इस सिद्धांत की मान्यताएं। एडवर्ड टोलमैन ने अपने सिद्धांत की कौन कौन सी मान्यताएं प्रस्तुत की? सबसे पहले मान्यताएं, एडवर्ड टोलमैन का मानना है कि अधिगम अर्थात सीखना, अधिगम वही होता है जहां प्रतीक या चिन्ह होते हैं। अधिगम वही होता है जहां प्रतीक या चिन्ह होते हैं। प्रतीक या चिन्ह एडवर्ड टोलमैन ने उद्दीपक या फिर जो व्यक्ति का लक्ष्य होता है, उद्दीपक अर्थात उस लक्ष्य को किस नाम से प्रस्तुत किया? प्रतीक या चिन्ह के माध्यम से। पहली मान्यता स्वीकार की कि अधिगम वही होता है जहां प्रतीक या चिन्ह होते हैं, अर्थात व्यक्ति के सामने उद्दीपक या कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति उस उस लक्ष्य या फिर उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अधिगम करता है। यदि उद्दीपक या लक्ष्य सामने नहीं होता है तो व्यक्ति कभी भी अधिगम नहीं करता है। अर्थात अधिगम वही होता है जहां प्रतीक या चिन्ह होते हैं या फिर उद्दीपक या लक्ष्य होता है। ठीक है। इस सिद्धांत की दूसरी मान्यता, यह सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन का जो ये सिद्धांत है, यह सिद्धांत व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद के बीच की कड़ी माना जाता है। व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद के बीच की कड़ी माना जाता है। अर्थात इस सिद्धांत पर व्यवहारवादियों की एसआर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत की, व्यवहारवादियों की एसआर थ्योरी और गेस्टाल्टवादियों की कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है। यह सिद्धांत व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस सिद्धांत पर व्यवहारवाद का भी प्रभाव है और व्यवहारवाद के साथ इस सिद्धांत पर संज्ञानवाद का भी प्रभाव है। अर्थात ये सिद्धांत व्यवहारवाद की एसआर थ्योरी और गेस्टाल्टवाद की जो कॉग्निटिव थ्योरी, इन दोनों के बीच में प्रस्तुत होता है या फिर इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। कैसे माना जाता है? कि इस सिद्धांत के अनुसार, एडवर्ड के चिन्ह आधारित अधिगम के सिद्धांत के अनुसार, व्यवहार का जन्म, किसका जन्म? व्यवहार का जो जन्म है ये उद्दीपक, व्यवहार का जन्म उद्दीपक एवं अनुक्रिया से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार का जन्म अर्थात एक व्यक्ति अपने व्यवहार की जो शुरुआत किस माध्यम से करता है? व्यक्ति के सामने क्या होता है? उद्दीपक होता है और व्यक्ति उस उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। यह सबसे पहली मान्यता प्रस्तुत की कि अधिगम वही होता है जहां प्रतीक या चिन्ह होते हैं या फिर जहां पर उद्दीपक या व्यक्ति के लक्ष्य सामने होता है तो व्यक्ति अनुक्रिया करता है। ठीक है। तो इस सिद्धांत पर व्यवहारवाद का प्रभाव कैसे है कि यह सिद्धांत मानता है कि व्यवहार का जन्म अर्थात व्यवहार की शुरुआत किससे होती है? उद्दीपक एवं अनुक्रिया से होती है। अर्थात व्यवहारवादियों ने उद्दीपक दिखाकर अनुक्रिया को महत्व दिया था, इसलिए सिद्धांत व्यवहारवाद के
नजदीक है। इसके साथ ही यह सिद्धांत मानता है कि यह सिद्धांत छोटे 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 भागों पर छोटे छोटे भागों पर बल नहीं देकर छोटे छोटे भागों पर बल नहीं देकर संपूर्ण अधिगम परिस्थिति पर बल देता है, संपूर्ण अधिगम परिस्थिति पर बल देता है। ठीक है, तो जो गेस्टाल्टवाद थ्योरी है ये पूर्ण से अंश की ओर चलती है। कैसे चलती है? पूर्ण से अंश की ओर चलती है। यह सिद्धांत छोटे छोटे भागों पर यानी विषय वस्तु को अलग अलग भागों पर बांटकर सबसे पहले अध्ययन करे, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवहारवाद में विषय वस्तु व्यवहारवाद के अंतर्गत जो व्यवहारवाद है वो सिद्धांत है, उसमें विषय वस्तु को सबसे पहले छोटे छोटे यानी एसआर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने जो गौण नियम है उसमें एक आंशिक क्रियाओं का नियम है, जहां पर इस बात को स्वीकार किया कि विषय वस्तु को सबसे पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना चाहिए और उसके बाद में उसको पूर्ण रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन ये जो सिद्धांत मानता है कि विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों पर विषय वस्तु के छोटे छोटे भागों पर बल नहीं देकर संपूर्ण अधिगम परिस्थिति पर बल दिया जाता है, अर्थात जो गेस्टाल्ट थ्योरी है सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है ये पूर्ण से अंश की ओर चलता है। सबसे पहले विषय वस्तु के पूर्ण आकार का अनुभव करता है, उसका अध्ययन करता है और उसके बाद में छोटे छोटे भागों पर अध्ययन करता है। इसलिए किसके नजदीक माना जाता है? ये गेस्टाल्टवाद के नजदीक माना जाता है। तो एडवर्ड टोलमेन का ये सिद्धांत है ये व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद दोनों के बीच में प्रतीत होता है। इसलिए एडवर्ड टोलमेन ने अपने जो सिद्धांत था इस सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कहा है। क्या कहा है? उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का। इस बात को ध्यान भी रखना है, ये प्रश्न एक बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार को किसने स्वीकार किया? एडवर्ड टोलमेन के द्वारा। ठीक है, तो इस आधार पर अपना जो एडवर्ड टोलमेन का सिद्धांत है ये व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद दोनों के बीच में प्रस्तुत होता है, इसलिए इस सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कहा है, परपोजिटिव बिहेवियर के नाम से भी पुकारा जाता है। परपोजिटिव बिहेवियर, परपोजिटिव बिहेवियर के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की पहली मान्यता है कि यह अधिगम वही होता है जहां प्रतीक या चिन्ह होते हैं, और दूसरी मान्यता स्वीकार की है कि यह सिद्धांत व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद दोनों के बीच में यानी मध्य में प्रतीत होता है। इस सिद्धांत की तीसरी मान्यता, इस सिद्धांत की तीसरी मान्यता, यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरणीय कारकों से, ठीक है, इन पर्यावरणीय कारकों से क्या होता है? प्रभावित होता है। एडवर्ड टोलमेन का मानना है कि एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किससे प्रभावित होता है? पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, अर्थात वातावरण में विद्यमान वो तत्व कारक या घटक, ये कारक भौतिक भी हो सकते हैं, ये कारक सामाजिक भी हो सकते हैं, और ये जो कारक है ये कारक मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति का व्यवहार है वो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, अर्थात वातावरण के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और संपर्क में आकर उस व्यक्ति के साथ में अंतर संबंध स्थापित करता है और अंतर संबंध स्थापित करके कुछ न कुछ सीखता है। इसका मतलब पर्यावरण में जो कारक विद्यमान थे, वातावरण में जो तत्व मौजूद थे, उन सारे तत्वों से एक व्यक्ति के व्यवहार में क्या हुआ? एक व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हुआ है, अर्थात प्रभावित होने के कारण व्यक्ति ने क्या किया? जिस व्यक्ति का अनुकरण किया था उनके सारे व्यवहार को उसने अपना लिया जो उस व्यक्ति को अच्छा लग रहा था। ठीक है, इस आधार पर पर्यावरणीय कारकों के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? अपने ज्ञान का जो मानचित्रण है उस ज्ञान के मानचित्रण का पूरी तरह से विकास कर लेता है। अर्थात एडवर्ड टोलमेन का मानना था कि सीखने के मार्ग में, किसके मार्ग में? सीखने के मार्ग में भी व्यक्ति एक अधिगम करता है और अधिगम में सोपानिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो सीखने के मार्ग में
दाएं बाएं आगे पीछे। सीखने के मार्ग में दाएं बाएं आगे पीछे क्या कहां है, क्या कहां है। ठीक है, सीखने के मार्ग में दाएं बाएं आगे पीछे क्या कहां है, इन सब परिस्थितियों का जो मानचित्रण है, इन सारी परिस्थितियों का मानचित्रण मानचित्रण व्यक्ति अपने मस्तिष्क में, व्यक्ति अपने मस्तिष्क में विकसित कर लेता है। ठीक है, इस सिद्धांत की तीसरी मान्यता है कि व्यक्ति का व्यवहार पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। अर्थात ये पर्यावरणीय कारक है, ये भौतिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कोई भी हो सकते हैं। इनके व्यक्ति संपर्क में आता है, प्रभावित होता है और फिर अनुक्रिया करने लग जाता है। अर्थात एडवर्ड टोलमैन का मानना था कि व्यक्ति के सीखने के मार्ग में दाएं बाएं आगे पीछे क्या कहां है, इन सारी स्थितियों का मानचित्रण व्यक्ति अपने मस्तिष्क में विकसित कर लेता है। इसलिए एडवर्ड टोलमैन ने अपने सिद्धांत को संज्ञानात्मक मानचित्रण की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? अपने सिद्धांत को संज्ञानात्मक मानचित्रण कॉग्निटिव मैप के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को कॉग्निटिव मैप के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत की चौथी मान्यता की बात करें। ठीक है, चौथी मान्यता, तो एडवर्ड टोलमैन का मानना था कि एक व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले वो छोटे छोटे मार्ग का चुनाव करता है। किसका चुनाव करता है? छोटे छोटे मार्ग का चुनाव करता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति छोटे छोटे मार्ग का चुनाव करता है। इस छोटे मार्ग में कोई बाधा या फिर अवरोध आता है, छोटे मार्ग में बाधा या फिर अवरोध आता है, तब व्यक्ति क्या करता है? बाधा या अवरोध आने पर व्यक्ति किसी बड़े मार्ग का चुनाव करता है। किसका? किसी बड़े मार्ग का चुनाव करता है। व्यक्ति किसी बड़े मार्ग का क्या करता है? चुनाव करता है। इसलिए इस सिद्धांत को लघुत्तम प्रयास का सिद्धांत नाम दिया। क्या नाम दिया? लघुत्तम प्रयास का सिद्धांत नाम दिया। प्रिंसिपल लीस्ट एफर्ट का नाम दिया। शायद कुछ प्रॉब्लम होगी एक बार। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं चौथी मान्यता का। एडवर्ड टोलमैन का मानना था कि व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे मार्ग का चुनाव करता है। सबसे पहले क्या करता है? वो छोटे छोटे मार्ग का चुनाव करता है। जैसे व्यक्ति सबसे पहले कोई एग्जाम में फाइट करता है, तो सबसे पहले वो किसी छोटे एग्जाम यानी रिट की एग्जाम को देता है। ये रिट की एग्जाम का चुनाव करता है, और रिट की एग्जाम यदि पास नहीं हो पाती है तब क्या करता है? वो सेकंड ग्रेड या फिर जो फर्स्ट ग्रेड है उस फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देने की कोशिश करता है। कि व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे मार्ग का चुनाव करता है, और छोटे मार्ग में किसी प्रकार की बाधा या अवरोध आता है तो व्यक्ति बड़े मार्ग का चुनाव करता है। इस अधिगम परिस्थिति को लघुत्तम प्रयास का सिद्धांत प्रिंसिपल लीस्ट एफर्ट थ्योरी के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये चार मान्यताएं एडवर्ड टोल ने अपने सिद्धांत के बारे में प्रस्तुत की। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, इस सिद्धांत के अन्य नाम। ठीक है, तो इस सिद्धांत को अन्य नाम में संज्ञानात्मक मानचित्रण भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक मानचित्रण। इसके अलावा इस सिद्धांत को लघुत्तम प्रयास का सिद्धांत, लघुत्तम प्रयास का सिद्धांत। इसके अलावा इस सिद्धांत को उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, जिनमें से हमने तीनों की बात कर ली।
इसके अलावा इस सिद्धांत को चिन्ह सीखना सिद्धांत क्या कहते हैं? चिन्ह सीखना सिद्धांत, चिन्ह सीखना सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी। इसके अलावा इस सिद्धांत को चिन्ह गेस्टाल्ट थ्योरी, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत यानी साइन गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। और इसके अलावा इस सिद्धांत को प्रत्याशा सिद्धांत, क्या नाम है? प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक मानचित्र लघुत्तम प्रयास का सिद्धांत है, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, चिन्ह सीखना सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत एवं प्रत्याशा सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, ये इस सिद्धांत के अन्य नाम माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत पर प्रयोग। एडवर्ड टोलमैन ने प्रयोग किस पर किए? तो एडवर्ड टोलमैन ने अनेक सारे चूहों पर प्रयोग किए। किस पर प्रयोग किए? अनेक चूहों पर प्रयोग किए। और अनेक चूहों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला, अनेक चूहों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति या प्राणी उद्दीपक, या फिर इसको उद्दीपन भी कह सकते हैं, उद्दीपक, उद्दीपक यानी स्टिमुलस और स्टिमुलस एस एस, उद्दीपक उद्दीपक के मध्य, उद्दीपक उद्दीपक के मध्य साचर्य, उद्दीपक उद्दीपक के मध्य साचर्य स्थापित, साचर्य स्थापित करने की प्रक्रिया को सीखना कहा है। प्रक्रिया को क्या कहा है? सीखना कहा है। ठीक है, एडवर्ड टोलमैन ने अनेक चूहों पर प्रयोग किए और अनेक चूहों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस स्टिमुलस के मध्य साचर्य स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा है? सीखना कहा है। इस एडवर्ड टोलमैन के सिद्धांत में दोनों तरफ उद्दीपक होते हैं और व्यक्ति दोनों उद्दीपकों के मध्य संबंध स्थापित कर लेता है। संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया? सीखना नाम दिया। एडवर्ड टोलमैन ने अपने प्रयोग में एक टी आकार की, कौन से आकार की? एक टी आकार की, ठीक है, टी, और ये स्मॉल टी, एक टी आकार की भूलभुलैया प्रस्तुत की, टी आकार की एक भूलभुलैया प्रस्तुत की। और इस टी आकार की भूलभुलैया के अंतर्गत सभी प्रयोग किए। ठीक है, एडवर्ड टोलमैन ने एक टी आकार की भूलभुलैया प्रस्तुत की और भूलभुलैया प्रस्तुत करने के बाद में इस टी आकार की भूलभुलैया के साथ में सभी प्रयोग किए, जिसके हम विस्तार से बात करते हैं। टी आकार की एक भूलभुलैया, जैसे ये टी आकार की एक भूलभुलैया, टी आकार की एक भूलभुलैया इस आधार पर प्रस्तुत की, ये टी आकार की भूलभुलैया। इस भूलभुलैया में ये S1, ये S2, ये F1 और ये F2, इसके साथ में ये स्टोमल्स यानी S और ये स्टोमल्स यानी S, दोनों तरफ उद्दीपक है और व्यक्ति उद्दीपक और उद्दीपक या फिर उद्दीपन उद्दीपन दोनों के मध्य साचर्य स्थापित कर लेता है। इस साचर्य स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया? सीखना नाम दिया। और ये इससे भूलभुलैया का सी यानी ये केंद्र बिंदु है। ये क्या है? ये इस भूलभुलैया का केंद्र बिंदु है। ठीक है, इस केंद्र बिंदु को टोलमैन ने सी के नाम से पुकारा। इस सिद्धांत में S1 और S2, S1 और S2 ये दो प्रवेश द्वार है। ये दो क्या है? ये प्रवेश द्वार है।
जहां से चूहे को इस बुलबुलिया के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। तो S1 और S2 क्या है? दो प्रवेश द्वार है। F1 और F2, F1 और F2 वह स्थान है जहां से चूहा उद्दीपक यानी स्टिमुलस इस उद्दीपक को प्राप्त करेगा। बात समझ में आ गई कि S1 और S2 तो क्या है? दोनों प्रवेश द्वार है। इन दोनों प्रवेश द्वारों से इस बुलबुलिया के अंदर चूहों को प्रवेश करवाया जाएगा। F1 ये इधर F1 है और ये इधर F2 है। F1 और F2 दो वो स्थान है जहां पर क्या उद्दीपक है। ठीक है, तो F1 और F2 दो वो स्थान है जहां से प्राणी क्या करता है? उस उद्दीपक को प्राप्त करता है। ठीक है, अब एडवर्ड टोलमे ने अपने इस प्रयोग में चूहों को एक तरफ अनुक्रिया सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? केंद्र बिंदु तक पहुंचने में यहां तक अपने सिद्धांत में एक तरफ तो अनुक्रिया सिखा रहा था और दूसरी तरफ इस उद्दीपक के पास में पहुंचना सिखा रहा था। उद्दीपक के पास पहुंचना सिखा रहा था। ठीक है, एक तरफ अनुक्रिया सिखा रहा था और दूसरी तरफ इस उद्दीपक के पास पहुंचना सिखा रहा था। अनुक्रिया और उद्दीपक के पास में जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु से उद्दीपक के पास में पहुंचने की जो दोनों स्थितियां थी, इन दोनों स्थितियों में जितने भी चूहों पर प्रयोग किया था प्राणी ने इस उद्दीपक के पास में पहुंचने में अधिक तीव्रता दिखाई। ठीक है, अधिक तीव्रता दिखाई। ठीक है, अब देखो प्रयोग किस आधार पर किया कि जब किसी भी चूहे को S1 से प्रवेश करवाया जाता है, किसे S1 से प्रवेश करवाया जाता है, तो वो F1 पर भोजन प्राप्त करेगा। क्या सिखा रहा था कि S1 से किसी चूहे को प्रवेश करवाया जाता है तो वो F1 पर भोजन प्राप्त करेगा। S1 प्रवेश द्वार, इस S1 प्रवेश द्वार से किसी चूहे को प्रवेश करवाया जाएगा तो वो F1 पर भोजन प्राप्त करेगा और S2 प्रवेश द्वार से किसी चूहे को प्रवेश करवाया जाएगा तो वो F2 पर भोजन प्राप्त करेगा। ये अपने प्रयोग में सिखाना था। ठीक है, इस प्रयोग में देखा कि चूहा अनुक्रिया करने में इतनी तीव्रता नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर रहा था? अनुक्रिया करने के बाद में उद्दीपक के पास में पहुंचने पर अत्यधिक तीव्रता कर रहा था। एक बार फिर से बात करते हैं। एडवर्ड टोलमे ने अनेक चूहों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक और उद्दीपक स्टोमल्स और स्टोमल्स दोनों के मध्य साहचर्य स्थापित करने की प्रक्रिया को सीखना नाम दिया। ठीक है, अर्थात एडवर्ड टोलमे ने टी आकार की बुलबुलिया प्रस्तुत की और बुलबुलिया प्रस्तुत करके सभी प्रयोग इस बुलबुलिया के माध्यम से प्रयुक्त किए। इस बुलबुलिया में S1 और S2 दो प्रवेश द्वार है और F1 और F2 वो स्थान है जहां से चूहा भोजन प्राप्त करेगा, उद्दीपक प्राप्त करेगा। S1 से जिस चूहे को प्रवेश करवाया जाएगा वो F1 पर भोजन प्राप्त करेगा और S2 से प्रवेश द्वार से जिस चूहे को प्रवेश करवाया जाएगा वो F2 पर भोजन प्राप्त करेगा। वो कहां पर करेगा? F2 पर भोजन प्राप्त करेगा। टोलमे ने अपने सिद्धांत में चूहों को एक तरफ अनुक्रिया सिखा रहा था, दूसरी तरफ भोजन के पास में यानी दीपक के पास में पहुंचना सिखा रहा था। निष्कर्ष ये निकला कि अनुक्रिया करने में चूहों ने तीव्रता नहीं दिखाई, लेकिन केंद्र बिंदु पर आकर स्टोमस के पास में पहुंचने पर उन्हें चूहों ने तीव्रता दिखाई। ठीक है, अब यदि किसी भी चूहे को S2 या S1 से प्रवेश करवाया जाता है और प्रवेश करवाने के बाद में ये इस केंद्र बिंदु पर आता है और केंद्र बिंदु पर आकर सोचता है कि मैं किधर जाऊं, मेरे को जाना कहां है। ठीक है, मैं किधर जाऊं? क्यों? क्योंकि S1 से जिस S1 प्रवेश द्वार से चूहे को प्रवेश करवाया उसको F1 पर पहुंचना था, S2 प्रवेश द्वार से किसी चूहे को प्रवेश करवाया था उसको F2 पर पहुंचना था। तो चूहा सिखा रहा था और सिखाने में इस केंद्र बिंदु पर आता है, S1 से प्रवेश करने के बाद में इसको F1 पर जाना है। तो यहां पर आकर चूहा सोचने लगता है कि मैं किधर जाऊं। ठीक है, तो इस किधर जाऊं इस प्रकार की जो प्रवृत्ति थी, ये सोचने की प्रवृत्ति को एडवर्ड टोलमे ने संवेदी अन्वेषण नाम दिया। क्या नाम दिया? संवेदी अन्वेषण, सेंसोरी
संवेदी अन्वेषण, सेंसोरी एक्सप्लोरेशन, सेंसोरी एक्सप्लोरेशन नाम दिया। ठीक है, कि चूहा असामान्य यानी किसी भी प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के बाद में सीधा केंद्र बिंदु पर पहुंचता है और केंद्र बिंदु पर आकर सोचता है कि मैं किधर जाऊं। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या नाम दिया? संवेदी अन्वेषण, सेंसोरी एक्सप्लोरेशन नाम दिया। ठीक है, यहां पर आने के बाद में चूहा खोज कर लेता है कि मेरे को S1 से प्रवेश करवाए तो मेरे को F1 पर जाना है। यहां पर आकर चूहा खोज कर लेता है और खोज करने की जो प्रवृत्ति होती है वो खोजी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, खोजी प्रवृत्ति होती है। इस खोजी प्रवृत्ति को स्थानापन, खोजी प्रवृत्ति को स्थानापन, प्रयास एवं त्रुटि, स्थानापन, प्रयास एवं त्रुटि का नाम दिया विकेरियस ट्रायल एंड एरर, विकेरियस ट्रायल एंड एरर। कि चूहा केंद्र बिंदु पर आ जाता है, यहां पर आकर सोचता है कि मेरे को जाना किस दिशा में, S1 से प्रवेश कराए तो मेरे को F1 पर जाना है और S2 से प्रवेश करवाए तो मेरे को F2 पर जाना है। यहां पर आकर चूहा सोचता है कि मैं किधर जाऊं। इस प्रवृत्ति को संवेदी अन्वेषण नाम दिया और फिर खोज कर लेता है कि S1 से आया हूं तो मेरे को F1 पर जाना है। इस खोजी प्रवृत्ति को क्या नाम दिया? स्थानापन्न, प्रयास एवं त्रुटि का नाम दिया। ठीक है, इस प्रकार इस बुलबुलिया के माध्यम से अनेक चूहों पर प्रयोग किए और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात सीखे हुए पुनर्बलन को, किसको? उस सीखे हुए पुनर्बलन को प्रस्तुत करने के लिए, व्यक्ति को सीखे हुए ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। ठीक है, एडवर्ड टोलमैन का मानना था कि सीखने के लिए, प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए, किसके लिए? सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं है। सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं है, यानी पुनर्बलन आवश्यक नहीं है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान का, किसका? सीखे हुए ज्ञान का प्रदर्शन, सीखे हुए ज्ञान का प्रदर्शन, मनोवैज्ञानिक भाषा में निष्पादन कहते हैं। सीखे हुए ज्ञान का निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, सीखे हुए ज्ञान का निष्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। बल्कि सिखाया कैसे? बिना पुनर्बलन के सिखा दिया। जब बिना पुनर्बलन के सिखाया, बिना पुनर्बलन के सीखने के कारण, बिना पुनर्बलन के सीखने के कारण अपने सिद्धांत को अव्यक्त सीखना या फिर गुप्त सीखना नाम दिया। ठीक है, पुनर्बलन के बिना ही सिखा दिया कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीखे हुए ज्ञान का प्रदर्शन, निष्पादन अर्थात परफॉर्मेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। बिना पुनर्बलन के सिखाने के कारण सिद्धांत को अव्यक्त सीखना या फिर गुप्त सीखना भी कहते हैं। लेटेंट लर्निंग की संज्ञा दी। ठीक है, अब इस पुनर्बलन के आधार पर सिखाने के लिए पुनर्बलन बिल्कुल भी नहीं दिया और सीखे हुए ज्ञान का पुनर्बलन, सीखे हुए ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए पुनर्बलन दिया। इसके लिए चूहों का 3 समूह बनाया। चूहों का 3 समूह है, ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है और ये तीसरा समूह है। जो चूहे थे उन चूहों का 3 समूह बनाया। ठीक है, 3 समूह बनाया, पहला समूह, दूसरा समूह और तीसरा समूह। ठीक है, एडवर्ड टोलमैन ने जो अपने सीखने के जितने भी प्रयास किए बुलबुलिया के माध्यम से, वो सारे के सारे प्रयास थे, वो प्रयास 12 दिन तक किए। कितने दिन तक किए? 12 दिन तक किए। और 12 दिन में से प्रत्येक दिन 6 प्रयास किए। प्रत्येक दिन कितने प्रयास किए? 6 प्रयास किए। और कुल कितने प्रयास किए? कुल 72। ठीक है, कुल 72 प्रयास किए। 12 दिन तक लगातार अपना प्रयोग किया, एक दिन में 6 बार प्रयास करवाए और टोटल कितने बार? 72 बार। ठीक है,
जो चूहों का पहला समूह था, इस समूह को जब सिखाया जा रहा था, इस समूह को सिखाया जा रहा था, तो सिखाने के बाद में सीख गया और सिखाने के बाद में पुनर्बलन बिल्कुल भी नहीं दिया। ठीक है, परफॉर्मेंस के समय पुनर्बलन बिल्कुल भी नहीं दिया, पुनर्बलन नहीं दिया, नहीं दिया तो अधिगम नहीं हुआ, अधिगम नहीं हुआ। पहला जो चूहों का समूह था, उन चूहों को सिखाया, सिखाने के बाद में पुनर्बलन नहीं दिया, तो यानी प्रदर्शन करने के लिए पुनर्बलन दिया ही नहीं दिया तो अधिगम बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरे समूह के चूहे थे, इन चूहों को जब सिखाया जा रहा था और सिखाने के तुरंत बाद में, सिखाने के तुरंत बाद में यानी सीखने के हर प्रयास के बाद में क्या दिया जा रहा था, पुनर्बलन दिया जा रहा था। सीखने के बाद में क्या दिया जा रहा था, पुनर्बलन। की अब चूहा वापस प्रदर्शन करेगा तो प्रदर्शन के लिए पुनर्बलन दिया जा रहा था, तो सीखने के तुरंत बाद यदि पुनर्बलन दिया गया तो थोड़ा अधिगम हुआ, यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, थोड़ा अधिगम होने लगा। और तीसरे समूह के चूहे थे, इन तीसरे समूह के चूहे को जब सिखाया जा रहा था और सिखाने के लिए लगातार 10 दिन इनको पुनर्बलन बिल्कुल भी नहीं दिया। 10 दिन के बाद में 11वें और 11वें के बाद में 12वें दिन इनको सीखे हुए ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए पुनर्बलन दिया। पुनर्बलन देते ही अधिगम में क्या हुई, तीव्रता हुई, अधिगम में तीव्रता हुई। ठीक है, तो इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए, किसके लिए, सीखने के लिए पुनर्बलन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सीखे हुए ज्ञान का क्या करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, निष्पादन करने के लिए, उसकी वापस परफॉर्मेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। तो एडवर्ड टोलमैन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। इस सिद्धांत की पहली उपयोगिता, यह सिद्धांत मानता है कि सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस सिद्धांत का दूसरा शैक्षिक महत्व है कि इस सिद्धांत का, यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि शिक्षक को, किसको, शिक्षक को विषय वस्तु, शिक्षक को विषय वस्तु, शिक्षक को विषय वस्तु प्रस्तुत करने से पहले, यानी बालकों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करें। विषय वस्तु प्रस्तुत करने से पहले इस विषय वस्तु के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को स्पष्ट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन उद्देश्यों को स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सिद्धांत का जो तीसरा शैक्षिक महत्व है, ये सिद्धांत बाह्य पुनर्बलन को, किसको, बाह्य पुनर्बलन को, शाबाश बहुत अच्छे। ठीक है, बाह्य पुनर्बलन को महत्व नहीं देता है, बाह्य पुनर्बलन को महत्व नहीं देता है, बल्कि यह सिद्धांत आंतरिक संतुष्टि को महत्व देता है। किसको, आंतरिक संतुष्टि को महत्व देता है, पुनर्बलन को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता है। बालक अनुक्रिया करता वह सीख जाता, सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। इसका मतलब उस बालक को क्या हुई है, आंतरिक संतुष्टि की प्राप्ति हुई है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है, यांत्रिक तरीके से सीखने का खंडन करता है, बल्कि यह सिद्धांत समस्या समाधान के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करता है, खोजी प्रवृत्ति का विकास करता है। ये सिद्धांत यांत्रिक तरीके से, मशीनीकरण से, उपकरणों से, सर्वदर्शी सहायक सामग्री से सीखने का बिल्कुल भी खंडन करता है। समस्या समाधान के लिए बालक स्वयं खोज करके किसी समस्या का समाधान करता है तो वो अधिगम एकदम से स्थायी होता है। इस आधार पर एडवर्ड टोलमैन ने अपना जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। धन्यवाद दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर कोई कमी या फिर कोई गलती होती है तो उस गलती के बारे में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।